एवरीवन, वेलकम अगेन टू आनंदी शिरोज पॉडकास्ट। मैं हूं सारिका राणा। आज के हमारे पॉडकास्ट की एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं दीपा कौशलम। दीपा मैडम सोशल एक्टिविस्ट हैं, पिछले 18 साल से ये इस फील्ड में हैं। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट दीपा मैडम। Thank you. वी आर सो ग्लैड टू हैव यू टुडे विद अस। It's an honor. थैंक यू। देहरादून के मोस्टली लोग तो इन्हें जानते ही हैं। मैडम का एक्सपीरियंस वैसे तो वर्सेटाइल फील्ड में है, सोशल सेक्टर में भी लाइवलीहुड पे काम करती हैं, वुमेन राइट्स पे काम करती हैं, चाइल्ड केयर पे काम करती हैं। आज हम इनके साथ जो बात करेंगे वो करेंगे हम विमेन प्रोटेक्शन की, विमेन सेफ्टी की, विमेन इक्वालिटी की और विमेन एम्पावरमेंट की। सो वेलकम मैम अगेन। सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि आप क्या राय रखती हैं विमेन राइट्स और विमेन इक्वालिटी के लिए? राय तो ये है कि चाहे हम भले ही आज लोग ऐसा बोलते सुनते हैं कि अब तो सब कुछ बदल गया है, औरतें बहुत सशक्त हो गई हैं और अब तो बराबरी का टाइम आ गया है, लेकिन जब आप कहीं लेयर्स में जाते हैं और महसूस करते हैं तो शायद जो फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन था औरतों के साथ, जो हिंसा थी, उसका जो स्वरूप था वो बदला है, उसके तरीके बदले हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि महिलाएं वास्तव में बहुत सशक्त हो गई हैं, क्योंकि औरतें दोहरी हिंसा झेल रही हैं। जो औरतें कामकाजी हैं, अगर हम ध्यान से देखें तो हम ये तो चाहते हैं कि महिलाएं जो है वो पढ़ी लिखी हों, हमारे घर में बहू पढ़ी लिखी आए, लेकिन हम कार्य का जो बंटवारा है वो पुरुषों में और महिलाओं में बराबर नहीं देखते हैं। हमने अपने बेटों को आज भी काम करना नहीं सिखाया है। तो उस स्थिति में औरत जो है बाहर के काम का बोझ और घर के काम का बोझ दुगने तनाव से गुजरती है, दुगनी जिम्मेदारियों से गुजरती है। तो मुझे लगता है वो उनके लिए एक इस तरह की हिंसा है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए तो वो कहीं लेयर्स में महसूस हो सकती है। जी जी। दीपा मैम वैसे तो मेरे साथ काफ़ी फ्रेंडली हैं, मैं व्यक्तिगत तौर पे भी इन्हें जानती हूँ। इनसे बात करना हमेशा ही बहुत एक थेरेप्यूटिक लगता है और आज मैं इनसे पॉडकास्ट लेवल पे बात कर रही हूँ। ये एक्टिविस्ट वो लोग होते हैं जिनके पास लीगल नॉलेज भी होता है और ये ग्राउंड फील्ड पे काम करते हैं। वास्तविकता क्या है इन वुमेन्स राइट्स की, इसके बारे में ये ज़्यादा एक्सपीरियंस भी रखते हैं, नॉलेज भी रखते हैं। तो दीपा मैम, अगर हम लीगल कानूनी तौर पे बात करें तो मोस्टली जो हम देखते हैं टीवी के माध्यमों से, तो वाइफ अपने हस्बैंड पे डोमेस्टिक वायलेंस या उसके घर वालों के अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल कर रही है, या फिर अगर आप थाना या चौकी पुलिस से भी संपर्क करते हैं तो सबसे पहले यही कहा जाता है कि मेडिकल रिपोर्ट है, या मतलब फिजिकल वायलेंस को ही डोमेस्टिक वायलेंस माना जाता है। तो आप इसके बारे में बताएंगे कि लीगली क्या है डोमेस्टिक वायलेंस, और आपने जो आप काउंसलिंग करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं लीगल सपोर्ट में भी, तो वहाँ पे आपके क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं? तो ये जो कानून आया 2005 में आया, घरेलू हिंसा अधिनियम एक्ट, और बहुत मेहनत के बाद आया। मतलब विमेन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने कलेक्टिवली बहुत प्रयास किए, तब इस हिंसा को मान्यता मिली। क्योंकि क्या होता था कि महिलाएं घरों के अंदर इस हिंसा से इतनी ज़्यादा पीड़ित होती थी कि उनकी जो कैपेसिटीज़ होती थी वो एकदम सेकेंडरी हो जाती थी, वो प्रभावित होती थी, और जो कंट्रीब्यूशन उनका सोशली और इकोनॉमिकली जाना चाहिए समाज में, परिवार में, वो नहीं जा पाता था। तो जब बहुत बारीकी से अध्ययन किया तो ये समझ में आया कि महिलाओं को रोकने वाली जो सबसे बड़ी कड़ी है वो घर में होने वाली हिंसा है। और ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि घरेलू हिंसा अधिनियम का जो कानून आया उसमें पिता, भाई, पति और यहाँ तक कि बॉयफ्रेंड, लिव इन पार्टनर, ये सब इंक्लूडेड है। लेकिन अगर हम उसके आंकड़ों पे गौर करें तो हम पाएंगे कि पति के खिलाफ ही वो केस दर्ज हो रहे हैं, जबकि वो कानून ये मानता है कि 4 तरह की हिंसा की उसमें बात होती है। जैसे कि आपने कहा कि फिजिकल वायलेंस की बात होती है, और फिजिकल वायलेंस को हम मेडिकल द्वारा ही प्रूव कर सकते हैं कि आपके चोट लगी है तो ये मानते हैं कि हाँ चोट लगी है तो उसका मेडिकल हो सकता है। लेकिन 3 अन्य तरह के हिंसा है उसमें जो डिफाइन होती है, जिसका कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन वो कानून ये कहता है कि अगर कोई महिला आके इस बात की कंप्लेन कर रही है
तो कोर्ट का फर्ज बनता है कि वो उसकी बारीकियों को समझे, और उसमें जो स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं उनका फर्ज बनता है कि वो जांच में उसको देखें, और अगर वो सही पाया जाता है तो उसके खिलाफ एक्शन लें। तो फिजिकल वायलेंस के बारे में मैंने आपको बताया कि उसमें हम शारीरिक चोट की बात करते हैं, मुक्का मार दिया, आंख पे कभी कभी थप्पड़ मार देते हैं, इतनी जोर से मारते हैं कि हमने कई महिलाओं के यहाँ पे नीलापन देखा है कि उनके नील पड़ जाता है, क्योंकि जब आपके कनपट्टी पे या आंख पे या गाल पे बहुत तेज थप्पड़ पड़ता है तो 2-3 दिन बाद वो ब्लड फ्लो जो होता है वो क्लॉट के रूप में यहाँ दिखाई देता है। तो कई बार महिलाएं उसको हाइड करती है कि मैं गिर गई, टकरा गई, लेकिन हमें पता होता है कि वो निशान जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस का है। ब्रूजेस होते हैं बॉडी पे अलग अलग जगह, धक्का मारा होता है या कुछ किया होता है। इसके अलावा अगर किसी ऑब्जेक्ट से मारा होता है तो उसके निशान होते हैं। मैंने तो खैर पिछले 18 साल में बहुत सीवियर वायलेंस वाले देखे हैं। लेकिन दूसरी हिंसा जिसका कोई सबूत नहीं होता और जिसके लिए कोर्ट भी शायद पता नहीं इतना गंभीर है या नहीं है, वो मानसिक हिंसा है। जी, मानसिक हिंसा में वर्बल वायलेंस भी, सारी बातें जो किसी को मानसिक रूप से कमतर महसूस कराएं वो सब मानसिक हिंसा में कवर होती है। जी, तो ये दूसरी तरह की हिंसा हुई। तीसरी तरह की हिंसा की जो बात होती है वो होती है आर्थिक हिंसा की बात। आर्थिक हिंसा में आपको शिक्षा ना प्राप्त करने देना, अगर आप शिक्षित हैं तो आपको नौकरी करने से रोकना, अगर आप अशिक्षित हैं तो घर में रह रही हैं तो आपको खर्चा ना देना, और अगर आप कामकाजी हैं तो आपका पैसा छीन लेना या उस पैसे पे आपका खुद का अधिकार ना होना, ये सब आर्थिक हिंसा में आता है। जी। और चौथे नंबर का जो वायलेंस है, जिसको मैं सबसे ज्यादा अभी पिछले 3 महीने में मेरे पास सबसे ज्यादा केस आए हैं, वो यौनिक हिंसा के, जिसमें हमारा समाज ये मानता है कि क्योंकि पति है तो उसको हक है, वो आपकी बिना कंसेंट के भी आपके साथ शारीरिक संबंध बना सकता है, वो बिना आपकी इच्छा जाने, बिना आपके इंटरेस्ट जाने, क्योंकि हमारे यहाँ मैरिटल रेप का कानून नहीं है, तो ये ही एक ऐसा कानून है जो इस वाले हिस्से को एड्रेस करता है। तो ये 4 तरह की हिंसा जो है इस कानून में कवर होती है। तो इसके दायरे में कौन कौन सी महिलाएं आती हैं? जैसे अभी आपने जिक्र किया तो मेनली आपने जैसे वाइफ की बात बताई, और घर के अंदर रहने वाली कौन कौन सी महिलाएं या क्या किराएदार भी इसकी श्रेणी में आते हैं? बिल्कुल, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है तो घरेलू रिश्तों में जो हम होते हैं उसमें ज़्यादातर तो वैसे पारिवारिक रिश्तों में ही आता है। जो किराएदारों की जहाँ तक बात है वो भी सिविल नेचर का कानून में ही एड्रेस होते हैं। लेकिन यस, अगर आपने शेयर्ड हाउस होल्ड में रह रहे हैं, एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, तो उस एक ही छत के नीचे होने वाली हिंसा इसी घरेलू हिंसा कानून में एड्रेस होती है। और ये कानून जो है पुरुष महिला के खिलाफ प्रयोग नहीं कर सकता, इसमें सिर्फ महिलाओं को ही पुरुष के खिलाफ ये कानून प्रयोग करने की, पिता के खिलाफ, भाई के खिलाफ, पति के खिलाफ, और जैसे मैंने बताया कि अगर वो आपका लिव इन पार्टनर है या आपका बॉयफ्रेंड है तो उसके खिलाफ भी ये कानून एक्शन लेता है। जी। अब हम बात करें कि इसमें रिलीफ किस तरह के होते हैं, तो इसमें 3 तरह के मुख्य रिलीफ होते हैं। एक तो होता है कॉम्पनसेशन रिलीफ, अगर आपको इमीडिएटली इस तरह की चोट लगी है, कोई हानि पहुंची है, तो कोर्ट अपने विवेक के अनुसार आपको कॉम्पनसेशन दिलवा सकती है। दूसरा होता है संरक्षण का आदेश। उस संरक्षण के आदेश में जिस भी व्यक्ति ने ये कृत्य किया है, हिंसा की है, उसको वार्निंग दी जाती है बाय द कोर्ट कि आप ऐसा नहीं करेंगे, और उसके बाकायदा ऑर्डर होते हैं, प्रोटेक्शन ऑर्डर, जिनको हम इंटरिम ऑर्डर्स भी बोलते हैं। ये ऑर्डर कोर्ट के द्वारा आ सकते हैं कि अमुक व्यक्ति जो है इस महिला के साथ ये हिंसा नहीं करेगा, और ये कोर्ट का आदेश है। अगर वो उस आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ NBW तक हो जाते हैं, फिर वो जेल जा सकता है। जी। तीसरा जो इसमें आदेश है वो है शेयर्ड ही प्रॉपर्टी में, तो उसको निवास का आदेश भी हम लोग बोलते हैं। जी। भरण पोषण का आदेश है इसमें, जी। और साथ में बच्चों की कस्टडी का, परमानेंट कस्टडी का तो नहीं है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग बच्चों की कस्टडी का भी आदेश इस कानून में पारित होता है। तो ये बहुत खूबसूरत कानून है। ये कानून बेसिकली पुरुषों को एक तरह का एहसास दिलाने के लिए कि आप ऐसा नहीं कर सकते, और परिवार को जोड़ने वाला कानून है। लेकिन उल्टा इसको इस तरह से प्रोजेक्ट किया गया जिसमें ये माना जाने लगा कि औरतें तो उसका मिसयूज कर रही हैं, आदमियों को फंसा रही हैं, इससे रिश्ते खराब हो रहे हैं, इससे घर टूट रहे हैं, जबकि इस कानून में कहीं भी घर टूटने की बात नहीं है। ये कानून रिश्तों को जोड़ने की, लेकिन सीमाओं को तय करने की बात करता है, बाउंड्रीज बनाने की बात करता है। जी, जैसे मैं आपके बातों से समझ पा रही हूँ कि अगर पुरुषों द्वारा अपने घर परिवार की किसी भी महिला के साथ फिजिकल रूप से वायलेंस की जाती है, इमोशनल रूप से, मेंटली, फिनेंशियली, या आप अगर पति पत्नी के रूप में है तो सेक्सुअल असॉल्ट भी हम इसकी श्रेणी में ला सकते हैं। तो ये सभी अपराध की श्रेणी में आते हैं। और मुझे लगता है ये अपराध शायद इसलिए किए जाते हैं कि कहीं ना कहीं एक कंट्रोल अर्ज होती है कि वी आर द सुपीरियर, और हमें इन वीमेन को कंट्रोल करना है, अपनी उसी विचारधारा में रहना है। तो कहीं ना कहीं एक सोच भी इसमें बहुत मायने रखती है,
ऐसा मुझे लगता है। दीपा मैम, अगर किसी महिला के साथ घर के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस होती है तो उसे क्या कदम उठाने चाहिए सबसे पहले? देखिए, सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि वो इस मानसिक हालत में तो होती ही नहीं है कि कोई कदम उठाने का साहस कर पाए। और हम देखते हैं कि कई बार महिलाएं ऐसे ही पारिवारिक माहौल में रहकर अपना जीवन गुजार देती हैं, कई जीवन भी पूरा नहीं कर पाती हैं इन सब अपराधों की वजह से घर के अंदर। तो अगर फर्स्ट स्टेज मुझे लगता है कि अवेयरनेस होनी चाहिए हमारे अंदर कि हाँ, ये चीज गलत है और मेरे साथ ये चीज हो रही है, तो क्या स्टेप लेना चाहिए इसके बाद? देखिए, एज अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो मेरी लर्निंग्स रही हैं, जी। पहले तो जब मैं नई नई इस सेक्टर में आई थी तो मेरे अंदर बहुत जोश था और मुझे लगता था मैं कानून को जानती हूँ, तो मैं सुझाव देती थी कि तुम्हें घर छोड़ देना चाहिए या जी। तुम्हें ये कर लेना चाहिए या तुम्हें वो कर लेना चाहिए। फिर मेरी भी ट्रेनिंग्स बढ़ी और मैंने फेमिनिस्ट काउंसलिंग पे काफ़ी ट्रेनिंग्स ली और उसमें हमने ये जाना कि हम तय नहीं कर सकते कि महिला को क्या करना चाहिए। चाहे आप ये मान रही हैं और मैं भी ये मान रही हूँ कि हम उसे इतना स्पेस और इतना पेशेंस रखते हैं उसके साथ कि 2-3 लगातार हम शुरुआत में सिटिंग्स करते हैं कि जब तक वो सामान्य ना हो जाए और तब तक हम इंतजार करते हैं कि वो क्या डिसीजन लेना चाहती है। तो शुरुआत में महिलाएं आती है, बोलती है इसको जेल में डाल दो, जी। इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। वो इतना आसान नहीं है। जी। कानून में जैसे आप बता रही हैं कि हिंसा हिंसा और अपराध दो अलग अलग चीजें होती हैं। जो अपराध आप बोल रही हैं वो आई जाती है। हिंसा और अपराध में क्या अंतर बताया आपने? हिंसा और अपराध में ये फर्क है कि जो आईपीसी होता है, बीएनएस होता है, अपराध जो है वो उसमें कवर्ड होता है। जी। आईपीसी में कवर्ड होता है, बीएनएस में कवर्ड होता है, लेकिन जो हिंसा है वो बीएनएसएस में, यानी जो हमारा सिविल नेचर का जो कानून है जिसमें जेल नहीं होती, जिसमें ज्यादातर मीडिएशन करके, बातचीत करके, आपसी समझौते से चीजें तय की जाती है। तो घरेलू हिंसा अधिनियम जो है ये उसमें कानून में आता है, उस तरह के सेक्शन में आता है। इसके साथ ही सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट वर्क प्लेस ये भी इसी सिविल उसमें आता है, नेचर के कानून में आता है, तो उसमें भी जेल नहीं होती है। जी। उसमें भी ज्यादातर जो है वो मानसिक बदलाव के ऊपर बात होती है। और ज्यादातर क्या है हमारे समाज में, हम जानते हैं कि जैसे आपने बोला कि महिलाएं नहीं छोड़ना चाहती हैं, ऑप्शंस भी नहीं है उनके पास। अगर हम देखें तो शेल्टर होम्स नहीं है, वर्किंग वुमेन हॉस्टल नहीं है, तो अगर कोई महिला पीड़ित होती है तो वो कहाँ जाएगी? तो हम भी कोशिश करते हैं कि अगर किसी परिवार में वापसी उसको वहीं रह के सुरक्षा मिल सके, तो हम यही प्रयास करते हैं कि वो अपने घर में ही रहे लेकिन सुरक्षित रहे। लेकिन जब कोई सीवियर कंडीशन ऐसी होती है जहाँ पे उसकी जान को खतरा हो जाता है, जहाँ पे हमें ऐसी स्थिति में महसूस होता है, जैसे आप अनुपमा वाले केस की बात करें, आज से कितने साल पहले वो लगातार कंप्लेन कर रही थी कि उसके साथ घरेलू हिंसा हो रही है, यहाँ तक कि काउंसलिंग चल रही थी उनकी। जी। बट देन शी वाज मर्डर्ड बाय हर हस्बैंड, नॉट ओनली मर्डर्ड, 72 पीसों में काटा गया उसको। कौन कल्पना कर सकता है कि एक पति, एक पार्टनर, एक लवर, वो तो लव मैरिज थी उनकी, है ना, वो आपके साथ इतना हिंसक हो सकता है? क्योंकि जब एक बार अपराध घट जाता है ना, फिर उस अपराध को घटाने के लिए आप लगातार अपराध करते हैं। तो ये मैं बताना चाह रही थी कि अपराध और हिंसा में ये फर्क है। और जैसे कि मैंने बताया कि हर केस अलग होता है, हम कभी भी अपना निर्णय किसी भी महिला पे नहीं थोपते। भले ही मेरा 18 साल का अनुभव है, भले ही मुझे समझ में आ रहा होता है कि आपको ये करना चाहिए, पर मैं कभी अपनी तरफ से नहीं बोलती। मैं उन्हें पूछती हूँ कि आप क्या चाहती हैं जी, क्योंकि हो सकता है वो वापस जाना चाहती हो। आप अगर थप्पड़ मूवी की बात करें तो एक थप्पड़ में ही बाहर आने की बात करती है और लोग उससे पूछते हैं एक थप्पड़ में क्यों जी, तो वो जवाब देती है एक थप्पड़ भी क्यों। तो ये व्यक्ति व्यक्ति पे निर्भर करता है कि जैसे आपने कहा कि लोग पूरी जिंदगी औरतें काट देती हैं, कोई एक थप्पड़ में बाहर आ जाती है, कोई अपने आप के आर्थिक रूप से मजबूत होने का इंतजार करती है, कोई बच्चों को लेके कहती है कि मुझे बच्चे नहीं चाहिए, बच्चे उसकी जिम्मेदारी है, छोड़ के चली आती हैं, कोई बच्चों को लेके चली आती हैं। तो ये हर केस की स्थिति अलग होती है और हर महिला का निर्णय अलग होता है जी। तो क्या करना चाहिए अगर किसी के साथ घरेलू हिंसा होती है, तो कहाँ कांटेक्ट करना चाहिए, क्या कार्यवाही करनी चाहिए? बहुत दुखद तो ये है कि जो एक पूरा मैकेनिज्म घरेलू हिंसा को लेके हमने पिछले कुछ 12 सालों पहले तय किए थे, बनाए थे। हमने ब्लॉक लेवल पे प्रोटेक्शन ऑफिसर्स की मांग की थी। इस कानून में 3 स्टेक होल्डर्स हैं, एक तो कोर्ट तो है ही, लेकिन साथ में प्रोटेक्शन ऑफिसर्स हैं जो कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत महिला को संरक्षण प्राप्त करने में सहयोग करते हैं। इमीडिएट जो फौरी मदद होती है। तो बहुत लोगों को ये भी जानकारी नहीं है कि घरेलू हिंसा में पुलिस के पास नहीं जाना चाहिए। ओके, क्योंकि वो अपराध नहीं है जी। भूमिका पुलिस की अपराध में होती है, हिंसा में नहीं होती जी।
तो पुलिस के पास हम थोड़े बहुत इमीडिएट रिलीफ के लिए जा सकते हैं कि आप उसे समझा दीजिए, रोक दीजिए। उसमें जो राहत मिल रही है वो आपको न्यायालय से मिल रही है, वो आपको प्रोटेक्शन ऑफिसर से मिल रही है। इसमें दूसरा स्टेक होल्डर है सर्विस प्रोवाइडर, जिनका अभी कहीं पता नहीं है। इस कानून में जो सर्विस प्रोवाइडर है वो राज्य को नियुक्त करने थे, जी। जिनका अभी कोई अस्तित्व ही नहीं है। पहले संस्थाएं हुआ करती थी तो संस्थाओं को सर्विस प्रोवाइडर बना दिया करते थे। उसका एक प्रॉपर बजट राज्य सरकार के पास होता है जो उनको उन्हें देना होता था, जिसमें मेडिकल, काउंसलिंग, रिहैबिलिटेशन, इमीडिएट जो भी उनको जरूरत है उस महिला को, वो सारे, यहाँ तक कि उसके कपड़े, दवाइयाँ, खाने, आने जाने का खर्चा तक कवर होता था। जी। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो कानून बहुत खूबसूरत और मजबूत कानून बहुत ही बुरी अवस्था में पड़ा हुआ है, और उसके अंदर मिलने वाले जो मदद है वो स्टेक होल्डर्स के ना होने की वजह से उन्हें नहीं मिल पा रही है। अदरवाइज ये 3 स्टेक होल्डर, मतलब कोर्ट तो विल टेक टाइम ना, वो तो समय लगता है। आप भी जानती हैं कि कोर्ट की जो प्रक्रिया होती है वो लंबी होती है। हालांकि इसमें 90 दिन में आपको इंटरिम रिलीफ मिलना चाहिए, पर वो मिलता नहीं है, और 6 महीने के अंदर ये केस क्लोज होना चाहिए। जी। 6 महीने में निर्णय होना, लेकिन हम तो यहाँ 6-6 सालों से घरेलू हिंसा के केसेस में निर्णय नहीं ले पाते हैं, प्रोटेक्शन ऑर्डर नहीं ले पाते हैं, इंटरिम ऑर्डर्स नहीं ले पाते हैं। तो ये तो पूरा जो मैकेनिज्म डिस्टर्ब है। इस पॉडकास्ट के माध्यम से अगर हमारे कुछ साथी ऐसे देख रहे हैं तो क्योंकि मैं अभी इस तरह से बात करूं तो उत्तराखंड में जितनी भी महिला अधिकारों पे काम करने वाली संस्थाएं थी वो समय निष्क्रिय पड़ी हुई हैं। वो फंडिंग की कमी की वजह से कहिए, इच्छा शक्ति की वजह से कहिए, सरकारी मदद ना मिलने की वजह से कहिए, जो भी कहिए, लेकिन इस समय कोई भी संस्था ऐसी नहीं है जो इसको लेके पैरवी कर रही हो, इस कानून को लेके पैरवी कर रही हो। लेकिन हमने एक लंबा समय एक पैरवी की, हमने वन स्टॉप सेंटर की डिमांड की। वन स्टॉप सेंटर हमारा सर्वे चौक पे है, लेकिन आप कभी जाइए, उसको विजिट कीजिए, आप देखेंगे कि उनके पास दे आर हेल्पलेस। वो थर्ड पार्टी को मिला हुआ है, वो कभी होते हैं, वो उनके अपने निर्णय होते हैं, वो किस महिला को रखेंगे नहीं रखेंगे वो अपने आप निर्णय लेते हैं। फिर जो रखते हैं वो 3 से 4 दिन का वो शेल्टर देते हैं, 4 दिन बाद महिला कहाँ जाएगी। जी। तो ये सारी बहुत जमीनी समस्याएं हैं जो जिसने कानूनों को मजबूत करने के बजाय कमजोर किया है। तो अगर ये चीजें मजबूत हो जाएं, सुदृढ़ हो जाएं, और हम तो कई बार सरकार से मिलकर हमने बोला है कि हम इसको मजबूत करने में एज अ स्टेक होल्डर आपको सहयोग करने के लिए तैयार हैं, पर उनकी तरफ से कोई ऐसा अगर ऑफर आता है तो हम जरूर ऐसा करेंगे। अभी तो सारा मैकेनिज्म जो है वो निष्क्रिय है। जी। जी। दीपा मैडम, जैसे आप इतने लंबे टाइम से वुमेन राइट्स के फील्ड में काम कर रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि महिला अपराध बढ़े हैं या कम हुए हैं, या अब महिलाएं आगे आ रही हैं कंप्लेन के लिए ज्यादा? दोनों चीजें हुई हैं। जैसे मैंने शुरू में बोला कि स्वरूप बदल गया पहले तो अपराध और हिंसा का, कि अब हिंसा थोड़ा अलग तरीके से हो रही है ना। अब डिजिटल भी हिंसा हो रही है, आप जानती हैं जी, कि जिस तरह से साइबर क्राइम की बात करते हैं ना, उस तरह से भी हिंसा हो रही है। कई बार हमारा जानने वाला व्यक्ति होता है, हमारा दोस्त होता है, हम उसे अपनी फोटो शेयर कर देते हैं, वो किस प्लेटफॉर्म पे वो फोटोज यूज करता है, कहाँ करता है, मिस यूज करता है, वो सब मतलब हिंसा से अपराध में चला जाता है ना। तो ये सारी चीजें हैं। घरेलू हिंसा में भी अगर हम बात करें, जैसे मैं सेक्सुअल वायलेंस की बात कर रही हूँ, तो मुझे लगता है वो बढ़ रहा है महिलाओं के साथ, क्योंकि लड़कियां भी जागरूक हो रही हैं। अब वो कंसेंट को बहुत इंपॉर्टेंट समझती हैं, चाहे वो पति ही क्यों ना हो, चाहे वो बॉयफ्रेंड ही क्यों ना हो। तो बड़े तो है, ग्राफ बड़े हैं, और मुझे लगता है कि तरीके बदले हैं। और अवेयरनेस की जो आपने बात बोली, ये भी सच है कि अब क्योंकि महिलाएं जागरूक हो गई हैं, उनको सब पता होता है, तो वो तुरंत थाने पहुंच जाती हैं, वो तुरंत 181 पे फोन करती हैं, 112 पे फोन करती हैं, 191 पे फोन करती हैं। 181 का तो मुझे पता नहीं है कितना सक्रिय और कितना इफेक्टिव है। 191 भी वही पुलिस के मैकेनिज्म के साथ काम करता है, 112 भी वही पुलिस के मैकेनिज्म के साथ काम करता है, जिसमें ज्यादातर रिकंसिलेशन है ना, इन सब चीजों पे पुलिस जाती है, क्योंकि सारे मामले तो कोर्ट में नहीं जाए जा सकते ना जी। कुछ तो वहीं रिजॉल्व करके वापस हो जाते हैं। अदरवाइज इतना बर्डन ऑलरेडी कोर्ट्स पे है, तो हर मसले को कोर्ट पे ले जाना संभव नहीं होता। डीएलएसए है, जैसे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, वो मीडिएशन का काम करते हैं। तो इस तरह की बॉडीज हैं जो महिलाओं के लिए मदद पहुंचा रही हैं, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि ये थोड़ा निष्क्रिय है कई चीज़ों में, जो कि हमें और मजबूत करने की जरूरत है, जिससे हर लड़की को, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो पत्नी हो, और चाहे वो किसी की प्रेमिका हो, उसको उसमें सहयोग प्राप्त हो सके। और चाहे सहकर्मी हो, कार्यस्थल पर सहकर्मी हो, वो भी। तो दीपा मैडम, आप क्या देखती हैं कि इस समय हम देख रहे हैं कि डिवोर्स के रेट भी कहीं ना कहीं बढ़े हैं हमारे
एरिया में, हमारे प्रदेश में, तो इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है अपराध बढ़ने का और डिवोर्स के केसेस बढ़ने का? क्या एक सॉलिड रीजन आप कह सकती हैं हो सकता है? देखिए, अपराध बढ़ने का तो एक रीजन ये है कि पुरुष की स्वीकार्यता नहीं बढ़ी है। जी। अब पुरुष ये सोचते हैं कि उनको लगता है कि तुम इतना जागरूक हो गई हो, इतना जानती हो, तो उनका माइंडसेट तो नहीं चेंज हुआ है। जी। लड़कियों का माइंडसेट बहुत तेजी से बदला है, वो अवेयर हुई हैं, लेकिन पुरुष उसको स्वीकार नहीं कर पा रहा है। औरत के मजबूत होने को, उसके अवेयर होने को, वो ये शुड से कि वो रिसीव नहीं कर पा रहा है उसकी। वो फेमिनिज्म के जिस अप्रोच के साथ फेमिलियर था, वो बहुत नाजुक सा, बहुत डेलिकेट सा, बहुत मतलब क्या कह सकते हैं कि जिस जिस तरह से वो महिलाओं को देखते थे, वो लजाती शर्माती महिलाएं देखते थे। आजकल की लड़कियां मजबूत हो रही हैं, वो बोल्ड हो रही हैं, गाड़ी चलाती हैं, वो मतलब अपने निर्णय खुद लेती हैं, नौकरी के निर्णय लेती हैं, अपना पैसा कमाती हैं, अपने पैसे को अपने तरीके से खर्च करना चाहती हैं। जी। तो वो कहीं ना कहीं वो पुरुष जो है उसको पचा नहीं पा रहे हैं। जी। तो वो एक तरह का विद्रोह भी है, महिलाओं का भी विद्रोह है, इस वजह से भी ये हिंसा बढ़ी है। और पुरुष का उसको नियंत्रण करने का भी वो बदला है। वो कहता है कि अच्छा ये पढ़ी लिखी है तो उसको इस तरीके से नियंत्रित किया जाता है। तो इसलिए जो फॉर्म ऑफ वायलेंस है वो चेंज हुआ है। पहले तो मारपीट की हो जाता था जी, अब लड़कियां बोल देती है कि नॉट हिट मी जी, है ना। तो फिर वो सोचता है कि अच्छा चलो हिट नहीं करूंगा तो मैं क्या करूंगा, फिर मैं कैसे इसको नियंत्रित करूंगा ना। तो वो फोन के माध्यम से उसका लॉक वो करके, उसके फोन सोशल मीडिया अकाउंट्स लेके कि उसका पासवर्ड मेरे पास होना चाहिए, तुम किससे बात कर रही हो मुझे पता होना चाहिए। कई बार हस्बैंड जो है या पार्टनर्स जो है वो रिकॉर्डिंग पे डाल देते हैं अपनी गर्लफ्रेंड्स की, तुम जिससे भी बात करोगी मुझे पता चले। दूसरा जो आपने सवाल किया कि डिवोर्स के रेट बढ़े हैं, हाँ ये भी बात सही है। हम तो लड़कियों को बोलते हैं कि लड़के का जीवन भी उतना ही जरूरी है। हम नहीं चाहते कि लड़कों के साथ भी हिंसा हो, क्योंकि जब विद्रोह होता है तो अब लड़कियां भी बराबर का रिस्पॉन्ड करती हैं, नहीं चाहते कि वो एक दूसरे की जान ले लें, तो पीसफुली अलग हो जाए ना जी। क्या समस्या है डिवोर्स लेने में? वो भी खुश रहे, आप भी खुश रहें। रिश्ता इंपॉर्टेंट है या व्यक्ति इंपॉर्टेंट है जी? तो अगर व्यक्ति खुश नहीं है, दोनों ही खुश नहीं है, तो ऐसे रिश्तों का क्या मायने है? तो उस डिवोर्स को हमें नेगेटिव वे में नहीं लेना चाहिए, हमें स्वस्थ तरीके से लेना चाहिए। और परिवारों को भी इसको करना चाहिए कि कोई बात नहीं, अगर ऐसा हो भी गया है तो आपकी जिंदगी पड़ी है पूरी, आप मूव ऑन कीजिए, अपनी जिंदगी को आगे देखिए। उसको स्वस्थ तरीके से स्वीकार करने की जरूरत है, ना कि नकारात्मक तौर पे लेने के लिए कि हमारे परिवार में रिश्ता टूट गया, अब समाज क्या। वो समाज आपकी बेटी जब खत्म हो जाएगी तब नहीं आएगा, तब वो आप ही को दोष देगा कि आपको जब पता था तो आपने क्यों भेजा वहां पे वापस उसको। दीपा मैम, विमेन राइट्स और विमेन लीगल टॉपिक्स पे हमने बात की। आप इस समय विमेन एम्पावरमेंट की क्या स्थिति देखती हैं? महिलाएं कितनी सजग हैं खुद के लिए, और उनके अंदर खुद के लिए कितना एक एम्पावरमेंट का स्पिरिट आई है? एम्पावर्ड तो मुझे लगता है औरतें शुरू से थी जी। ये जो शब्द है एम्पावरमेंट, ये इसमें कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं जी, है ना। आप शारीरिक, पहाड़ की औरतें तो मुझे लगता है सशक्त होती हैं जी, क्योंकि अगर हम जिस तरह से महिलाओं को देखते हैं, पेड़ पे चढ़ती हैं, जिस तरह से जंगलों में जाती हैं, पति माइग्रेट होके काम करने बाहर, वो पीछे सब कुछ संभाल रही होती हैं जी। पशु संभालती हैं, बच्चे संभालती हैं, रिश्तेदारियां संभालती हैं, जंगल संभालती हैं, पानी लेने जाती हैं, जंगली जानवरों से भिड़ जाती हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि पहाड़ की महिलाओं को सशक्तिकरण की परिभाषा सिखाने की जरूरत है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी जो अवेयरनेस की अगर हम बात करें, तो अपने अधिकारों को लेकर सजग होने की अभी भी आवश्यकता है। जैसे लैंड राइट्स पे हम बात करें जी, जमीन और संपत्ति के अधिकार की बात करें, तो उसमें अभी भी पहाड़ में बहुत यह है, क्योंकि महिलाओं के नाम पे संपत्तियां नहीं होती हैं जी, महिलाओं के नाम पे घर नहीं होते हैं। तो वो तो ओवरऑल स्थिति पूरे देश में जैसी है वैसी ही है कि अगर किसी महिला ने विरोध किया अपने परिवार में, तो उसको कहा जाता है कि ये तेरा घर नहीं है, तुम निकल जाओ यहाँ से, इस घर में रहना तो हमारे तरीके से रहना पड़ेगा जी। तो मुझे लगता है ये हम सब जितने भी साथी हमारी महिलाएं हैं जो हम काम करते हुए वुमेन राइट्स पे, हम ये बात कहते हैं कि जिस दिन औरत के पास संपत्ति का अधिकार हो जाएगा, उसकी आधी से ज्यादा समस्याओं का हल हो जाएगा। और उसके सशक्तिकरण का अगर आपको पैरामीटर देखना है, तो ये देखना होगा कि कितनी महिलाओं के नाम पे जमीन है और कितनी महिलाओं के नाम पे मकान है, और कितनी महिलाएं ये कह सकेंगी कि ये मेरा घर है, मैं अपने तरीके से रहूंगी, अगर आपको समस्या है तो आप जा सकते हैं। हालांकि ये कोई तरीका नहीं है, मैं इसको ये नहीं मानती हूँ, लेकिन जब बदलाव आएगा तो इसी फॉर्म में आएगा कि महिलाओं को बहुत बार खदेड़ा गया बाहर कि तुम निकल जाओ मेरे घर से, लेकिन अब महिलाएं समझे कि नहीं,
अगर आपको मुझसे परेशानी है तो आप जाइए, मैं इस घर से नहीं जाऊंगी, ये मेरा घर उतना ही है जितना आपका है। तो संपत्ति का अधिकार जो है वो आज भी महिलाओं से दूर है, और उस पर हमें लगातार जो जागरूक महिलाएं, जो सशक्त महिलाएं हैं, उनको स्टैंड लेने की जरूरत है, क्योंकि चीजें नीचे से ऊपर नहीं आती हैं, ऊपर से नीचे आती हैं। तो अगर एजुकेटेड औरतें, अवेयर औरतें वो संपत्ति में अधिकार की बात करेंगी, तब जाके जो निचला तबका है, जो रूरल वाला तबका है, या जो हम सो कॉल्ड हम ये कहते हैं कि ये इलिटरेट हैं, इनको तब जाके वहां तक पहुंचेगा। जी, आपने एक बहुत ही मजबूत बात बताई दीपा मैम, संपत्ति का अधिकार। मैं एक छोटा सा एक रेफरेंस देती हूँ। जैसे राशन कार्ड बनता है ना, तो उसमें लोग क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा फैमिली मेंबर को इंक्लूड कर देते हैं। बीच में यहाँ 2005 में शायद ये दोबारा मैंने उत्तराधिकार अधिनियम आया। अच्छा, कि हाँ। बच्चियों के लिए भी पैतृक संपत्ति में पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार है। तो उस समय लोग प्रथाओं की और मान्यताओं की बात करने लगते हैं, जब आपको पुत्री को लैंड में अधिकार देना होता है। लेकिन जहां पे आपको राशन की बात आती है या ऐसी ही चीजों की बात आती है, तो आप सबके नाम इंक्लूड करते हैं। तो कहते हैं कि किसी भी समाज में सुधार तब तक नहीं आ सकता जब तक मानसिकता बदल नहीं सकती। आप कितने भी कानून ले आइए, आप उनको इम्पोज भी करिए, लेकिन जब तक एक कम्युनिटी में वो अपलिफ्टमेंट की फीलिंग नहीं आएगी तो बदलाव नहीं होगा। जिसे कहते हैं ना कि सती प्रथा के लिए अधिनियम बने, कानून आए, लेकिन इस प्रथा को भारत से हटाने के लिए सालों से सालों लग गए, जब तक आपकी मानसिकता नहीं बदली समाज की। तो इन महिला अधिनियमों में भी यही मुझे लगता है कि जब तक आपकी मानसिकता नहीं बदलेगी, चाहे वो आपकी बेटी है, चाहे आपकी बहू है, या बेटियों के अंदर भी कई बार होता है ना कि आप पिता से तो अपने अधिकार की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप ससुराल में अधिकार की बात करते हैं। तो ये एक समानता होनी चाहिए कि आप अपने अधिकारों का सही प्रयोग कर रहे हैं या नहीं। मुझे ऐसा लगता है, मेरी व्यक्तिगत सोच है। दीपा मैम, अब मैं बात करती हूँ मानसिकता की, कि इन अपराधों के पीछे अब्यूजर बनने की या विक्टिम होने की क्या मानसिकताएं होती हैं। जहाँ पे ऐसी हालत होती है परिवारों में, वहां पे बच्चों पे क्या फर्क पड़ता है, बच्चों पे कितना असर डालती हैं। यही बच्चे जब बड़े होते हैं तो ये सब माहौल, ये सब मानसिकता इनके व्यक्तित्व में क्या परिवर्तन लाती है। तो देखिए, ये तो सच है कि जो जिस बच्चे ने हिंसा देखी होगी उस घर में जी, तो अगर बेटी होगी तो वो ये सोच के बड़ी होगी कि मुझे भी सहना है जी, और अगर बेटा होगा तो ये सोच के बड़ा होगा कि मुझे ऐसे ही करना है जी। तो अगर आप बदलाव चाहते हैं तो आपके अपने बच्चों को पहले तो आपको कुछ सुधार की जरूरत है कि आप अपने बच्चों को अपने परिवारों में हिंसा ना देखने दें। ये जिम्मेदारी दोनों की है, माँ की भी है और पिता की भी है, क्योंकि कई बार मैंने औरतों को भी देखा है कि वो काउंटर वायलेंस में खुद भी इतनी हिंसक हो जाती हैं कि वो पुरुषों पे हिंसा करने लग जाती हैं, और वो कोई समस्या का हल नहीं। अगर आप दोनों एक दूसरे पे वार कर रहे हैं, वो 19 कर रहा है, आप 20 कर रहे हैं, फिर आप 21 कर रहे हैं, वो 22 कर रहा है, तो वो कोई समस्या का हल नहीं। बच्चे आपके उसके मतलब देख रहे हैं, वो सारी चीजों को नोटिस कर रहे हैं ना। तो ऐसी स्थिति में एक बच्चे की मानसिकता पे बहुत खराब असर पड़ता है। मैं अभी रिसेंट एक एग्जांपल आपको बताती हूँ सारिका, जो मुझे बहुत हिला के चला गया। मेरे पास अभी 4 दिन पहले एक केस आया और उसमें सीवियर सेक्सुअल वायलेंस और फिजिकल वायलेंस था। तो जब वो अपनी बच्चों को लेके आई तो बेटी उनकी 3 साल की थी और बेटा 1.5 साल का था। तो जो बेटी की मतलब हमारे यहाँ क्रैच में बच्चे आते हैं तो बच्चे बड़े निडर होते हैं। बच्चों को हम ये मानते हैं कि बहुत निडरता के साथ, क्योंकि वो जज नहीं करते हैं ना और बहुत ज्यादा। लेकिन वो बच्ची ने जैसे ही एंटर किया और उसने 4-5 लोगों को देखा यहाँ पे बैठे हुए थे, वो एकदम से सहम गई बच्ची और अपनी मम्मी के पीछे जाके छुप गई। तो मैंने बोला कि ये बच्ची इतना डर क्यों रही है, तो उसने बोला ये ऐसी डरती है। लेकिन बाद में बातचीत करते 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 ये समझ में आया कि वो सब हिंसा सामने देखती है। एक ही कमरे में उसकी माँ के साथ जो हो रहा होता है वो उसकी साक्षी है। 3 साल की बच्ची, आप सोचो, वो लोगों पे भरोसा नहीं कर पा रही है। तो आप समझ सकते हो कि वो जो ट्रॉमा होता है हिंसा का, जिन बच्चों ने हिंसा परिवारों में देखी होती है, पेरेंट्स के बीच में हिंसा देखी होती है, वो लाइफ टाइम ट्रॉमा होता है। उसको हील होने में पूरी जिंदगी लग जाती है। हम शायद उससे आगे भी निकल जाते हैं, हम सामान्य दिखने लग जाते हैं, हम दूसरे रिश्तों में चले जाते हैं, लेकिन वो ट्रॉमा बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं हमें पूरी जिंदगी प्रभावित करता है, हमारी पर्सनैलिटी को प्रभावित करता है, हमें असुरक्षित बनाता है,
हमें भयभीत बनाता है। जी तो हमें ये हमारा मतलब एक समाज के तौर पे अगर हम देखें, एक परिवार के तौर पे हम देखें, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को हिंसा विटनेस ना करने दें परिवार में, क्योंकि उससे उनका पूरा व्यक्तित्व खराब हो जाता है और फिर वो जिंदगी भर रिश्तों में स्ट्रगल करते रह जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि हिंसक परिवारों से निकले हुए बच्चे या ट्रॉमा झेले हुए बच्चे रिलेशनशिप बिल्ड ही नहीं कर पाते हैं। जी वो जैसे ही रिश्ते में जाते हैं, उनके साथ कोई बात होती है और वो उस रिश्ते को छोड़ के तुरंत निकल जाते हैं, क्योंकि उनको उसको डील करना ही नहीं देखा है उन्होंने। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि स्वस्थ समाज हमारा हो, हिंसा मुक्त परिवारों का, हिंसा मुक्त समाज का अगर हम सपना देखते हैं, तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका हम एडल्ट्स की है कि हम अपने बच्चों को, यहाँ तक कि हम जब हीटेड डिस्कशन में हो तब भी हम बच्चों को एक तरफ करें, उनके सामने वो सब ना करें। जी लेकिन अब क्योंकि संयुक्त परिवार हमारे रहे नहीं है, एकल परिवार होते जा रहे हैं, तो आप एक ही कमरे में बच्चा सब कुछ देख रहा है, तो उस स्थिति में आप कैसे सोचेंगे कि वो बच्चों में बदलाव आएगा। जी तो हमें घरों को प्रोटेक्शन फुल बनाना चाहिए, वायलेंस फ्री बनाना चाहिए, एक लविंग नेचर हमें बच्चों को डेवलप करना चाहिए, रादर देन वो भय देखें, अपराध देखें और फिर वैसे डेवलप हों। तो वो एक कैसे मानसिक रूप से मजबूत नागरिक तो वो नहीं बन पाएंगे, जी भावनात्मक रूप से मजबूत नागरिक तो वो नहीं बन पाएंगे। जी और यही कारण है कि युवाओं में सुसाइडल रेट बढ़ा है, जी क्योंकि हमने सिखाया ही नहीं है उनको डील करना कि अगर आपके साथ कोई मुश्किल हो गई तो आप कैसे तनाव झेल पाएंगे, किस स्तर तक झेल पाएंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट आप शेयर करेंगे। जी हमने शेयरिंग ही नहीं सिखाई। और हम जब जेंडर की बात करते हैं तो हम पुरुषों से भी कहते हैं कि क्यों सहते रहते हो, कहो किसी से, आपके पास बहन होती है, माँ होती है, दोस्त होती है, आप जाके शेयर करो। तो युवाओं में जब सुसाइड रेट बढ़ा तो ये बहुत चिंता का विषय होता है कई बार कि उन्हें एक व्यक्ति नहीं मिलता अपनी बात कहने का। अभी हमारे एक यूट्यूबर का एक आपको याद होगा घटना कि उसने अपने आप को टकरा दिया, आत्महत्या का प्रयास किया। मिलियंस ऑफ व्यूअर थे उनके, लेकिन उनके पास एक व्यक्ति नहीं था जिससे वो जाके अपना दुख कह सके। जी जी तो सोशल मीडिया का बहुत क्रेज है, लोग बहुत वो कर रहे हैं, लेकिन जो आम जिंदगी में हमारा जो जुड़ाव है, परिवारों में जो जुड़ाव है, वो इतना कम होता जा रहा है कि हमारे बच्चे अपने स्ट्रेस को शेयर नहीं कर पा रहे। हमने उनको वो कंफर्ट नहीं दिया, हमने वो उनको सुरक्षा नहीं दी कि बेटा कुछ भी होगा कमेंट हम तुम्हारे साथ हैं। हमसे बात करो। जी तो बाहर क्यों ढूंढ रहे हैं बच्चे शेयर करने के लिए, वो घर में ही हमें प्रिपेयर करने की जरूरत है। जी जी आपकी बातों से मैं बहुत रिलेट कर पा रही हूँ दीपा मैडम। कहीं ना कहीं मैंने भी बचपन में एक डिसफंक्शनल फैमिली डायनेमिक्स देखा है। तो मुझे लगता है जिन परिवारों में एडिक्शन होता है, घरेलू हिंसा होती है, या कई बार क्या होता है कि महिलाएं जिनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस होती है, घरेलू हिंसा, कहीं ना कहीं अपने ये इमोशन प्रोसेस करती हैं, और ये इमोशन प्रोसेस कई बार ये अपने बच्चों पे करती हैं। तो बच्चों को अपने घर के अंदर एक सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल पाता है। हम कहते हैं ना कि माँ बाप हैं कि होम फूड शेल्टर दे रहे हैं, लेकिन उतना काफी नहीं है। हाँ जी, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे लगता है कि इमोशनल सपोर्ट आज की जनरेशन में जो बच्चों को चाहिए, वो इन तीन चीज़ों के अलावा इमोशनल सपोर्ट भी एक बेसिक नीड है बच्चों की, वो नहीं मिल पाती है। तो जैसे आपने बताया, अगर आपको घर के अंदर नहीं मिल रहा है इमोशनल सपोर्ट, तो आप एक्सटर्नल वैलिडेशन के लिए जाओगे, कहीं ना कहीं आप गलत कदम उठाओगे। चाहे लड़कियां हैं, घरों को छोड़ने का निर्णय करेंगी, लड़के हैं, एडिक्शन की ओर जा सकते हैं, क्राइम की ओर जा सकते हैं। तो कई बार पेरेंट्स लड़ते हैं तो उन्हें लगता है कि बच्चे को समझ नहीं आ रहा है, लेकिन बायोलॉजिकली हम देखें तो बच्चे की सबसे सेंसिटिव एज है जब उसका ब्रेन डेवलप हो रहा है। आपके घर में अगर हिंसात्मक माहौल है, एडिक्शन का माहौल है, डोमेस्टिक वायलेंस होती है, तो ब्रेन का पार्ट हम कहते हैं अमाइगडाला, जो इमोशनली हाइपर एक्टिव रहता है, आप सर्वाइवल मोड में रह रहे हो। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स 21 साल तक डेवलप होता है, वो डेवलप ही नहीं हो पा रहा है। आपके घर में इतना ट्रॉमेटिक हॉन्टेड माहौल बनाया हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये आपकी एक पूरी पर्सनालिटी को, आपके ब्रेन के बायोलॉजिकल फंक्शन को, और आगे जाके समाज में भी बहुत सारी कमियों के साथ आप एक व्यक्तित्व को बनाते हो। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि हम इन मुद्दों पे बात करें, इन चीज़ों को नॉर्मलाइज ना लें कि महिलाओं के साथ क्या हो रहा है या घर के अंदर कलह हो रहा है। इनका कहीं ना कहीं हमें संज्ञान लेना चाहिए और इसके लिए आगे आना चाहिए। और कई बार मैडम ऐसा होता है कि लोग पुलिस के पास जाने से कतराते हैं कि पता नहीं पुलिस क्या बोलेगी या पुलिस सपोर्टिव नहीं होगी। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है? आपके पास जैसे लोग आते हैं तो
आपको क्या लगता है कि जैसे कहते हैं कि महिला थाना है, महिला दरोगा है, और वी आर सपोर्टिंग द वीमेन एंड वी आर प्रोटेक्टिंग द वीमेन्स राइट, तो आपकी क्या राय है, क्या अनुभव है? अनुभव तो बहुत खराब है पुलिस को लेके। और अभी भी मतलब अब तो थोड़ा ये भी हो गया है कि एक्चुअली पुलिस ना काफी मानसिकता देख के बात करती है, जी पब्लिक डीलिंग वाले लोग हैं। दूसरा, मैं उन्हें कई बार दोष देना अब मैंने बंद कर दिया है, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग ही पूरी इस तरह की होती है। जी जो पुलिस की ट्रेनिंग है, उस ट्रेनिंग में जिस तरह का उनको ट्रेन किया जाता है, उसमें इमोशंस की कोई जगह ही नहीं है। जी तो जो महिलाएं थाने जाती हैं वो एक इमोशनल एक्सपेक्टेशन के साथ जाती हैं, जी जो कि पुलिस का काम नहीं है। जी पुलिस इज देयर एज एन अथॉरिटी, दे आर देयर टू पनिश पीपल। तो उस स्थिति में हम गलत जगह जाके गलत एक्सपेक्टेशन करते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें मानसिक स्वास्थ्य केंद्र इस तरह के रखने चाहिए जहां पे महिलाएं या जो सर्वाइवर्स हैं वो पुलिस स्टेशन ना जाए, वो काउंसलर के पास जाएं, जी या फिर पुलिस स्टेशन के अंदर स्पेशली जो थाने स्तर पे जो जगह है, थाना है, हमें वहां पे काउंसलर्स के नंबर जो है वो सरकारी काउंसलर्स के नंबर जी। होना ऐसा चाहिए, सेटअप ऐसा होना चाहिए कि अगर उनके समझ में आ रहा है कि इस महिला को या इस बच्चे को या इस व्यक्ति को साइकोलॉजिकल कंसल्टेशन की जरूरत है, तो वो उसको अपने आप डील ना करे, वो उसको Expert। रेफर करे। जी और जब तक वो सामान्य स्थिति में ना आए तब तक उसको फिर एज अ केस रजिस्टर ना करे, क्योंकि पुलिस को झुंझलाहट इसलिए भी हो जाती है कि उनको अपराध घटते हुए दिखाने हैं, जी बढ़ते हुए तो नहीं जी। दिखाने, उन्हें भी दबाव है कहीं ना कहीं। तो वो कहते हैं कि अरे इतनी सी बात में हम कैसे मुकदमा दर्ज कर दें। जी हालांकि व्यक्ति इसी अपेक्षा के साथ जाता है कि मैं आया हूं तो मेरी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, मुकदमा दर्ज होना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि कई बार आप गुस्से में जाके केस दर्ज करवा देते हैं और महीने 2 महीने में आप केस वापस ले लेते हैं। जी तो उसमें पुलिस का जो प्रोसेस था, उनके जो एफर्ट्स थे वो तो पूरे लगे ना, लेकिन हमने क्या किया, हम हॉस्टाइल हो गए, हमने केस वापस ले लिया। अब क्या हुआ, टाइम खराब हुआ। जी तो इसलिए पुलिस मीडिएशन में लग जाती है, जो कि पुलिस का काम नहीं है। पुलिस मनोविज्ञान नहीं समझती है, जी पुलिस काउंसलर नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं दोनों तरफा हमारी जो एक्सपेक्टेशन पुलिस से है और पुलिस की जो डीलिंग है, उन दोनों की तरफ एक तरह से सवाल है कि उन्हें मीडिएशन नहीं करना चाहिए। जी दीपा मैम, जैसे अभी आपने बात की कि कई बार लोग ग्रजेस में या कहते हैं ना कि मैं दिखाऊंगा, कोर्ट में खींचूंगा, या ईगो में ये सब भी करते हैं। तो मुझे लगता है कि पहले तो हमारा पॉडकास्ट है आनंदी शिरोज पॉडकास्ट, इट्स ऑल अबाउट द ऑथेंटिसिटी। तो हमें सच में अपने अंदर ये फील लाना चाहिए कि हाँ, हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है, तो हम लीगल प्रोसीडिंग की ओर आगे बढ़े। हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए और वो क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये इनजस्टिस है। मीन्स हम ग्रजेस की वजह से, हम किसी को कंट्रोल करने की वजह से, रिवेंज की वजह से ऐसे लीगल प्रोसीडिंग में अननेसेसरी, जैसे आपने बताया कि एक टाइम के बाद फिर लोग पीछे हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इतने केसेस चलते हैं हमारी कंट्रीज में, तो हमको ये भी अवेयरनेस डेवलप करनी चाहिए। दीपा मैडम, जैसे अभी हमने सोशल मीडिया के माध्यम से या न्यूज़ के माध्यम से कई बार ऐसा भी देखा कि इन महिला कानूनों की वजह से कहीं ना कहीं पुरुष प्रभावित होते हैं। अगर ये केस झूठे भी फंसाया जाता है, कहते हैं कि इन राइट्स का, इन लीगल प्रोसीडिंग का विमेन राइट्स के वजह से मिसयूज होता है। तो इसके बारे में आपकी क्या सहमति और क्या अनुभव है? देखिए, इंसान जो है वो एक टाइम पे गुफाओं में रहता था जी उसने इवॉल्व किया, जी फिर वो गुफाओं से बाहर आया जी और एक बड़ा इवोल्यूशन जो हुआ वो हुआ आग का आविष्कार। जी तो अगर हम देखें तो आग 2 तरह से काम करती है। एक तरफ वो खाना बनाने और हवन और अच्छी चीज़ों के लिए प्रयोग होती है, जी लेकिन दूसरी तरफ वही आग घर जलाने के लिए, जी इंसान को जलाने के लिए जी वहाँ भी प्रयोग होती है। जी तो ये तो टूल के ऊपर और टूल को प्रयोग करने वाले के ऊपर है कि वो उसे कैसे प्रयोग करता है। लेकिन जहाँ तक दुरुपयोग की बात है महिला कानूनों के, मुझे तो लगता है अभी सही तरीके से उसका उपयोग ही नहीं हो पा रहा है। जितनी संख्या में महिलाएं पीड़ित हैं, वो जस्टिस का जो पूरा प्रोसेस है उसके फर्स्ट स्टेप तक ही नहीं पहुंच पाती है। जी तो ये जो लोग ये कहते हैं कि महिलाएं मिसयूज कर रही हैं, उसका अगर हम प्रतिशत देखें तो एक तो प्रतिशत बहुत कम है, पहली चीज।
दूसरी चीज जो आपने कही कि बदले की भावना से और ये सब, ये थोड़ा सा वकीलों की भूमिका पे भी मैं सवाल करूंगी जी कि जब, जैसे मैंने अभी पुलिस के लिए कहा कि आप काउंसलर नहीं है, इस तरह से वकील भी जैसे ही कोई व्यक्ति उनके पास आता है वो उनका कस्टमर है, उनको उससे पैसा कमाना है। जी तो आप गए वकील के पास, आपने वकील को बोला जी मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे को ऐसा करना है, बोलेंगे हाँ चलो ये वाला केस भी लगा देते हैं। अब महिला को नहीं पता है कितने कानून है ना, या वो मैं पुरुष की भी बात करूंगी कि पुरुष को भी नहीं पता है, लेकिन वो बोलेंगे चलो हैरेसमेंट का भी लगाते हैं, चलो इसमें ही फंसाते हैं। जब चारों तरफ से दबाव बनेगा तब जाके कहीं वो प्रेशर में आएगा या आएगी, और तब वो रिकंसिलेशन या जैसे हम दहेज के मामलों में देखते हैं, डोरी में मुझे लगता है बहुत सारे केसेस में, जैसे अगर कोई भी महिला अगर जाती है और वो वकील के सामने एक स्थिति रखती है कि मेरे साथ ये हो रहा है, मुझे तो लगता है 99% केसेस जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस के ही होते हैं जी, जिनको आप मीडिएशन और इंटरिम ऑर्डर्स के थ्रू रिजॉल्व कर सकते हैं। पर क्योंकि वो एक डिलेइंग प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, और उसमें रिलीफ बहुत आसान नहीं है, तो अक्सर जो है वकील ये कहते हैं कि आप उसे क्रुएलिटी में फंसा देते हैं जी, दहेज में फंसा देते हैं। कई बार महिला बोलती नहीं नहीं दहेज का कुछ नहीं, ऐसे वो प्रेशर भी नहीं आएगा, दहेज लगाना पड़ेगा, 7 साल तो नहीं हुआ आपकी शादी को। तो थोड़ा सा ये भी मसला है कि कानून है और वकील उसके एजेंट है कहीं ना कहीं, और उनको अपना भी सर्वाइवल देखना, उनके पास कोई वो तो उनका तो बिजनेस है ना जी। तो ये हमें खुद अवेयरनेस रखनी पड़ेगी कि अगर मेरे साथ घरेलू हिंसा हो रही है तो वो घरेलू हिंसा ही है, वो दहेज नहीं है जी। मुझे जबरदस्ती दहेज का केस लगाने की जरूरत नहीं है, मुझे क्रुएलिटी का केस लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब क्रुएलिटी हो रही है तो फिर क्रुएलिटी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्रुएलिटी के क्या होता है? क्रुएलिटी की जो पैरामीटर्स हैं वो काफी अलग हैं, उसके बारे में हम कभी अपराध पे, अगर महिला अपराध पे हम बात करेंगे तो फिर मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी, क्योंकि आज हमारा फोकस महिला हिंसा पे है तो हम ज्यादा महिला हिंसा के बारे में बात कर रहे हैं। क्रुएलिटी अपने आप में अपराध की श्रेणी में आता है और उसके खिलाफ काफी बीएनएस में सख्त धाराएं हैं। जी जी जी। तो दीपा मैम, आपका कोई ऐसा अनुभव जिसमें आपको ये लगता है कि किसी महिला के साथ कुछ गलत हो रहा था और उसको जस्टिस मिला, इस सिस्टम का कोई एक एग्जांपल लीगल सिस्टम का? बहुत समय लगा अभी, बल्कि हमने पिछली उस पे महिला दिवस पे कार्यक्रम भी किया था जिसमें हमने 3 ऐसी महिलाओं को सम्मानित किया था जी। डोमेस्टिक वायलेंस का ही एक केस था, उसमें 15 साल बाद उसको न्याय मिला। ओ माय गॉड। और जो मैं वैसे बात करूं तो अभी 4 दिन पहले जिस केस का मैंने जिक्र किया जी, उसको शायद उसने, क्योंकि शी वॉज क्लियर कि मुझे क्या चाहिए, तो हमने 4 दिन में ही उसके हस्बैंड से बात करके बोल दिया कि वो आपके साथ नहीं रहना चाहती है। वो अपने मायके चली गई पीसफुली, और उसने कहा कि मैं कोर्ट में डालूंगी, जो कोर्ट का निर्णय होगा वो मान्य होगा। और क्योंकि मैं भी उसके साथ थाने गई थी तो पुलिस ने भी मेक श्योर किया कि उसका पति उसके मायके जाके उसको हैरेस ना करे, और अगर वो कोशिश कर सकता है अपने रिश्तों को सुधारने की तो अपनी पत्नी से ही बात करे, अगर सुधर सकता है तो, अदरवाइज वो उसको टॉर्चर ना करे। तो वो केस भी मुझे लगता है सक्सेस ही है, शॉर्ट टर्म सक्सेस है, पर वो है। अब वो लीगल प्रोसेस में जाएगी, वो क्या निर्णय लेगी, वो वापस आएगी या नहीं आएगी, ये तो उसके खुद के डिसीजन पे निर्भर करता है। पर फॉर द टाइम बीइंग वो जिस तरह से मेरे पास जिस अवस्था में आई थी, मुझे लगता है वो सक्सेस है। जी। तो आप कह सकते हैं कि ये एक एवरेज सक्सेस रेट भी आपके इंक्रीज्ड हैं? हाँ, ये तो मैं कह सकती हूँ, क्योंकि जितने हमारे पास केसेस आए उन्हें हमने मनोवैज्ञानिक रूप से देखने की प्रयास किए। किसी महिला को लगता है कि मुझे काम मिल जाएगा तो मैं अपने घर में होने वाली हिंसा को कम कर पाऊंगी, फाइनेंशियली अगर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। तो हमारा जो अपनी संस्था का काम है वो हम इसीलिए उस तरफ ले जाते हैं कि हम उनके लिए काम ढूंढने में भी मदद करते हैं। हम उनके बच्चों को क्रैच में रखने की मदद करते हैं कि हम यहाँ पे बच्चे को रख लेंगे, आप चले जाओ, आप काम करो। तो जैसे ही महिलाएं आर्थिक रूप से थोड़ा मजबूत होने लगती हैं तो दे हैव अ स्टेक इन द फैमिली ना, इन द रिलेशनशिप, तो फिर वो उसका विरोध अलग तरीके से करती है। फिर वो कहती है आप मुझे मार नहीं सकते, मैं भी बराबर का कंट्रीब्यूट कर रही हूँ, मैं भी कंधे से कंधा मिला के चल रही हूँ। तो वो रिश्तों में रह के ही उसको काउंटर करने लग जाती है। तो कई बार हर डोमेस्टिक वायलेंस में या हर हिंसा में या हर अपराध में महिलाएं बाहर नहीं जाना चाहती हैं। वो बहुत बार ये कहती है कि मैं अपने रिश्ते में रहना चाहती हूँ पर मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करना चाहती। तो हम उन्हें कहते हैं कि आप अपनी पर्सनैलिटी पे काम करो, अपनी नॉलेज पे काम करो, अपने सशक्तिकरण पे काम करो, और जो चीजें आपको मजबूत बनाती हैं उनकी तरफ देखो, और एक अपनी पहचान बना के अपने परिवार के अंदर ही आप मजबूत और सुरक्षित रह सकते हैं।
बहुत खूबसूरत आपने आप बात बोली। आपने ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी देती है बिल्कुल। आपको। जी। दीपा मैम, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके आज। और नवरात्रि का टाइम चल रहा है, आपके शब्दों में आप क्या संदेश देना चाहेंगी हमारे पॉडकास्ट के थ्रू ऑन विमेन, फेमिनिन एनर्जी एंड मैस्कुलिन एनर्जी? ये बहुत मुश्किल है क्योंकि हम बहुत दोहरा जीवन जीते हैं। एक तरफ हम औरत को शक्ति के रूप में पूजते हैं और एक तरफ अपने ही घर की औरतों के साथ हम इनजस्टिस करते हैं। तो मुझे लगता है जो लोग भी नवरात्र में विश्वास रखते हैं, जो लोग भी माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, उन्हें अपने घर की महिलाओं की स्थिति को देखने की ज़रूरत है। अगर उनके घर की देवी खुश नहीं है तो वो माँ दुर्गा को कभी खुश नहीं कर पाएंगे। तो सब कुछ हमारे आसपास ही है और बाहर कुछ भी नहीं है, तो उसको ठीक रखें जी तो दुनिया खूबसूरत हो सकती है। जी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। माय बेस्ट विशेस, आप ऐसे Thank ही you so काम much. करते रहें। Thank you so आप much. जैसे लोगों की वजह से मतलब एक सपोर्ट सिस्टम है महिलाओं का, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम है आप। कोशिश। थैंक यू सो मच। थैंक